हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केंज के रोजगार सिद्धांत की। तो बच्चों, केंज ने एक पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने रोजगार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पहले बच्चों, जो 1930 से पहले जो पूर्व जो महामंदी आई थी अमेरिका और यूरोपियन और विश्व में, उससे पहले जो क्लासिकल मॉडल थे उनका ये मानना था कि जो रोजगार है, पूर्ण रोजगार, वो एक सामान्य दशा है और अगर आप मुक्त अर्थव्यवस्था छोड़ देते हो तो आपको पूर्ण रोजगार ही मिलेगा। लेकिन 1930 में जिस तरीके की मंदी का सामना पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को करना पड़ा, उसमें केंज ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उसके बारे में हम आगे वाले वक्त में बात करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि केंज ने अपना जो आय और रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसको बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड। तो प्रभावपूर्ण मांग की द्वारा आय और रोजगार के संतुलन स्थापित करने की बात केंज ने कही। और प्रभावपूर्ण मांग जो है वो उस स्तर को कहते हैं जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर बराबर होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामूहिक मांग फलन की। देखिए, सामूहिक मांग क्या होता है, हम बहुत आराम से ध्यान से समझ लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है, मतलब आप जितनी वस्तु खरीदते हो, जितनी सेवाएं खरीदते हो, उसकी जो कुल मांग है उसको बोलते हैं सामूहिक मांग। और एक अर्थव्यवस्था में अगर हम कुल मांग को मौद्रिक रूप में व्यक्त करेंगे तो उसको बोलेंगे सामूहिक व्यय, यानी कि सामूहिक मांग और सामूहिक व्यय एक ही बात है। तो एक अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक मांग होती है उसके दो घटक होते हैं। पहला उपभोग पर किया गया व्यय, दूसरा निवेश पर किया गया व्यय, यानी कि उपभोग मांग या निवेश मांग। अब उपभोग या तो सरकार कर सकती है या निजी व्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग को जोड़कर उपभोग मांग कहते हैं। इसी तरीके से निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश को जोड़कर निवेश मांग कहते हैं। तो जो सामूहिक मांग बनती है एक अर्थव्यवस्था में, वो उपभोग मांग और निवेश मांग का जोड़ होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं, ये हमारा रोजगार का स्तर है और यहां मैं लिख देता हूं सामूहिक मांग। तो इस तरीके का कर्व होता है बच्चों सामूहिक मांग का, इस तरीके का, ऐसा। क्या मतलब है इसका, इस तरीके का कर्व का? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप रोजगार के स्तर को बढ़ाते हो, आपका जो सामूहिक व्यय है या सामूहिक मांग है वो बढ़ती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में। यानी कि जैसे जैसे आप अपने आय के स्तर को बढ़ाते हो, रोजगार के स्तर को बढ़ाते हो, उत्पादन के स्तर को बढ़ाते हो, आपकी सामूहिक मांग में 100% वृद्धि होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये जो वृद्धि है ये कम होती चली जाती है। यानी कि रोजगार में और सामूहिक मांग में प्रत्यक्ष संबंध तो है, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध जो है वो अनुपातिक नहीं है बल्कि गैर अनुपातिक है। इसका मतलब जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ रहा है, उत्पादन भी कह सकते हो बढ़ रहा है, आपका सामूहिक मांग बढ़ेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ता जाएगा। इसकी वजह यह है कि हमारा एक उपभोग का आधारभूत नियम होता है, जिसके हिसाब से जैसे जैसे उपभोग में वृद्धि होती है आय में वृद्धि तो होती है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग में वृद्धि तो होती है, परंतु उपभोग में जो वृद्धि होती है वो आय की तुलना में कम होती है। तो बच्चों, इस तरीके का डायग्राम होता है जो सामूहिक मांग का होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों सामूहिक पूर्ति। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समय अवधि में उत्पादन की मात्रा को सामूहिक पूर्ति कहते हैं। यानी कि जितना आप उत्पादन करोगे एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, वह सामूहिक पूर्ति कहलाएगी। और क्योंकि जो उत्पादन है वो आय के रूप में साधनों में बढ़ जाता है, इसलिए जो साधन आय है वो और उत्पादन वो बराबर बराबर होगा। क्योंकि जो भी उत्पादन से आय हुई है वो भूमि को, पूंजी को, श्रम को, उद्यमी को लाभ, किराया, ब्याज, रॉयल्टी के रूप में, लाभ, किराया, ब्याज और पूंजी के रूप में बढ़ जाता है। इसकी वजह से सामूहिक पूर्ति जो है वो हमेशा राष्ट्रीय आय के बराबर होती है और राष्ट्रीय उत्पादन के भी बराबर बराबर होती है। तो बच्चों, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं रोजगार का स्तर, और ये मान लीजिए हमने मान लिया ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है, जिसको कि हम NF बोल देते हैं। यहां मैं साफ साफ लिख देता हूं, ये मान लीजिए NF है, ये वाला। तो इस स्थिति में जो सामूहिक पूर्ति होगी वो किस तरीके की होगी, वो इस तरीके की होगी।
और जैसे ही वो NF पे पहुंच जाएगी वो एकदम से इस तरीके का ढाल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके की होती है केंजियन मॉडल में। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उत्पादन पर ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है आपकी लागतें भी बढ़ रही हैं, परिणाम स्वरूप सामूहिक पूर्ति का ढाल धनात्मक होता है और उन्तोदर होता है। इस तरीके का ढाल होता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाओगे, यानी कि यहां पर जैसे आप पहुंच गए, इस स्थिति में अब उत्पादन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। उत्पादन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होने की वजह से ये इस तरीके का सामूहिक पूर्ति हो जाती है। तो ये है बच्चों हमारा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का जो डायग्राम है। इसके अलावा हम एक और कंसेप्ट अब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से संतुलन स्थापित होगा। अब तक हम इस वीडियो में समझ चुके हैं कि सामूहिक मांग वक्र की आकृति और सामूहिक पूर्ति वक्र की आकृति किस तरीके की होती है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, सामूहिक पूर्ति की अगर हम बात करें तो सामूहिक पूर्ति की आकृति इस तरीके की होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्तर जो है, ये वाला स्तर, ये पूर्ण रोजगार का है। तो जब तक आप पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते, मान लीजिए ये हम एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं, तो जब तक आप पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये इस तरीके की एग्रीगेट सप्लाई होगी। और जैसे आपने पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लिया, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बिल्कुल ही वर्टिकल शेप में खड़ी हो जाएगी। इस तरीके की एग्रीगेट सप्लाई होती है बच्चों। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इस तरीके की होती है, जो इस तरीके की नतोदर टाइप में होती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इस स्तर पे है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इस लेवल पे है, एग्रीगेट डिमांड इस लेवल पे है। तो ये जो स्तर है, ये वाला, जिसको कि हम नाम बोल देते हैं E0, ये वाला स्तर जो है वो अर्थव्यवस्था में रोजगार के संतुलन को दर्शाने के लिए है। यानी कि रोजगार का स्तर जो होगा N, वो पूर्ण रोजगार के स्तर को, वो रोजगार के संतुलन स्तर को दर्शाता है। तो साम्य का निर्धारण वहां होगा जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर है। यदि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक है, देखिए इस स्थिति में देखिए रोजगार का स्तर हम ले लेते हैं N1। इस स्तर पर, रोजगार के स्तर पर जो सामूहिक मांग है ये वाला, वो सामूहिक पूर्ति से अधिक है। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है इस स्तर पर वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो फर्म है वो अपने उत्पादन के स्तर को वृद्धि करेंगी और उत्पादन के स्तर को तब तक बढ़ाती रहेंगी जब तक कि वो वापस E0 पे नहीं आ जाता। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर रोजगार का स्तर है हमारा N2, तो इस N2 स्तर पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। तो इस स्थिति में क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है इसलिए उत्पादन के स्तर में कमी होगी, और उत्पादन के स्तर में कमी तब तक होती रहेगी जब तक कि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर नहीं हो जाती है। ये जो स्तर है, ये वाला स्तर, ये वाला, इसको बच्चों बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग यानी कि प्रभावपूर्ण मांग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ है वो समस्त वस्तुएं जो बिक जाती हैं, कोई भी वस्तु बचती नहीं है। जब कोई वस्तु बचती नहीं है तो यही स्थिति कहलाती है बच्चों प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि रोजगार का स्तर अगर N1 है, ये वाला, तो एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अगर स्थिति N2 पर है, जैसे ये वाला है, तो इस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, जिसकी वजह से जो उत्पादक है वो रोजगार के स्तर में कमी करेगा और वहां पे संतुलन स्थापित होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। तो बच्चों, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि हमेशा जो संतुलन स्तर होता है अर्थव्यवस्था में वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही स्थापित होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संतुलन स्तर पाया जाएगा वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर पाया जाएगा। लेकिन जो केंजियन मॉडल है या केंजियन जो विचारधारा है, या आप कह सकते हो केंज का जो रोजगार सिद्धांत है, उसमें यह माना गया था कि यह जरूरी नहीं है, बल्कि रोजगार का जो स्तर है, मतलब जो संतुलन स्तर है, वो अपूर्ण रोजगार संतुलन पे भी स्थापित हो सकता है। तो अपूर्ण रोजगार क्या होता है? यानी कि साम्य के लिए जितने, मतलब साम्य के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब साम्य के स्तर पर हमेशा पूर्ण रोजगार हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी संभव है कि अपूर्ण रोजगार संतुलन हो। तो ये वाली स्थिति जो है वो अपूर्ण रोजगार संतुलन को दिखाती है। मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम में बना के दिखा देता हूं ताकि जो डायग्राम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है, ठीक है। बार बार हम अपने पूर्ण रोजगार स्तर की ही बात कर रहे हैं बच्चों, नेट। और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ती हुई होती है,
और पूर्ण रोजगार के स्तर पर आकर ये एक तरीके से, इसको मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट है, एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संतुलन के लिए जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, तो यहां पे देखिए जो संतुलन है ये एग्रीगेट डिमांड का, ये वाला जो स्थिति है ये हमारी किसको दिखा रही है, ये हम दिखाया जा रहा है इस स्थिति में अपूर्ण रोजगार संतुलन को, अपूर्ण रोजगार संतुलन को। ठीक है जी, यानी कि इस स्थिति में जो रोजगार का स्तर है एनएफ, पूर्ण रोजगार का स्तर, उससे कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इसके वजह से यानी कि अपूर्ण रोजगार संतुलन तब होगा जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम हो। तो अगर पूर्ण रोजगार के स्तर पर, क्योंकि सामूहिक मांग कम है सामूहिक पूर्ति ज़्यादा है, तो इसलिए वस्तु बिना बिके रह जाएगी। इसी की वजह से यहाँ पे जो संतुलन पाया गया है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में अपूर्ण रोजगार संतुलन पाया गया है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट अपूर्ण रोजगार संतुलन का। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि केंज ने यह भी सुझाव दिया कि किस तरीके से अपूर्ण रोजगार संतुलन को दूर किया जा सकता है। तो सामूहिक पूर्ति जो है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है, ये अल्पकाल में स्थिर रहती है, एग्रीगेट सप्लाई, इसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें पूर्ण रोजगार संतुलन पर पहुंचना है तो हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा, इस ए बिंदु पर। ठीक है, यानी कि ए बिंदु पर अगर हम आ जाते हैं किसी तरीके से, तो इस स्थिति में हम पूर्ण रोजगार संतुलन को प्राप्त कर लेंगे। तो अभी जो हमारा स्तर है वो ई है और हमें ए पर पहुंचना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सामूहिक मांग को बढ़ाएं। सामूहिक मांग में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो हम प्रभावपूर्ण मांग के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। यानी कि अगर हम किसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर इस तरीके से ले आएं, ठीक है, तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि अब पूर्ण रोजगार के संतुलन को हमने प्राप्त कर दिया है। यानी कि ये जो स्थिति है इसको बोलेंगे बच्चों हम पूर्ण रोजगार संतुलन। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन स्तर पर पूर्ण रोजगार होगा, केंज ने ऐसा नहीं माना। केंज का ये मानना था कि संतुलन स्तर पर पूर्ण रोजगार भी हो सकता है और अपूर्ण रोजगार भी हो सकता है। अगर पूर्ण रोजगार स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है तो अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्तर होगा वहां पे अपूर्ण रोजगार होगा, और अगर अपूर्ण रोजगार से आपको पूर्ण रोजगार संतुलन पे पहुंचना है तो आप सामूहिक पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकते, केवल सामूहिक मांग को ही बढ़ाना पॉसिबल है। इसके लिए उनका यह मानना था कि जो मंदी होती है अर्थव्यवस्था में, जब बेरोजगारी होती है, मंदी होती है, तब निजी निवेश बहुत कम होता है और साथ ही साथ निजी उपभोग भी काफी कम होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर आपको सामूहिक मांग में वृद्धि करनी है तो सामूहिक मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना आवश्यक है। यानी कि प्रभावपूर्ण मांग के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए केंज के द्वारा सुझाव दिया गया कि हम किस तरीके से सामूहिक मांग के स्तर को बढ़ा सकते हैं। सिद्धांत को हम एक टेबल के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो इसमें एक तरीके की समरी दी हुई है, यानी कि केंज के जो रोजगार सिद्धांत है उसके हिसाब से जो रोजगार का स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग जो है वो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति पर निर्भर करती है। जो सामूहिक पूर्ति है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है, इसलिए सामूहिक पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको प्रभावपूर्ण मांग के स्तर को बढ़ाना है तो केवल सामूहिक मांग के स्तर को ही बढ़ाना पड़ेगा। अब सामूहिक मांग भी दो बातों पर निर्भर करती है, एक उपभोग व्यय, दूसरा निवेश व्यय पर। अब उपभोग व्यय जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो विषयगत कारण और वस्तुगत कारण, जिसमें आय और उपभोग प्रवृत्ति शामिल होती है। इसी तरीके से निवेश भी दो बातों पर निर्भर करता है, एक ब्याज की दर पर और दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता पर। पूंजी की सीमांत कुशलता जो है वो पूंजीगत संपत्तियों की पूर्ति मूल्य पर और पूंजीगत संपत्तियों की संभावित आय पर निर्भर करती है, जबकि ब्याज की जो दर है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की पूर्ति को भी केंज ने स्थिर माना। तो मुद्रा की मांग जो है वो तरलता अधिमान पर निर्भर करती है, साथ ही साथ इस बात पे भी निर्भर करती है कि लोगों की सट्टे की प्रवृत्ति क्या है, आकस्मिक प्रवृत्ति क्या है और सौदे की प्रवृत्ति क्या है। तो बच्चों ये सारी की सारी थ्योरी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें तरलता अधिमान सिद्धांत पढ़ेंगे, पूंजी की सीमांत कुशलता पढ़ेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, इसके अलावा PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।